सुब्रत राय, मुझे वो शुरू से ही ठग लगा। और कि जो बेईमान होता है, जिसे जनता का और राष्ट्र का शोषण करना होता है, वो कुछ दिखावे के लिए इस तरह के काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि राठौर। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मदन लाल आज़ाद जी। इनके बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो चलाते हैं एक संगठन जिसका नाम है ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। कई ठगों के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई है। इसी को लेकर आज हम इनसे चर्चा बनाएंगे और बनाएंगे दौर द न्यूज़ 15 पर चर्चा का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ 15 पर। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, सबसे पहले चर्चा शुरुआत करते हैं कि आपका जो संगठन है ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप प्रेरित हुए कि आपको ये संगठन बनाना है? मैडम, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन बनाने की ज़रूरत तो हमें इसलिए पड़ी क्योंकि इससे पहले हम ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन के नाम से एक संगठन चलाते थे। वो ठगों के खिलाफ काम करता था। उससे पहले माफिया उन्मूलन समिति नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, अभी भी चल रही हैं वो दोनों ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी में जुड़ते गए तो बहुत सारे लोग जब हमने देखे कि सहारा इंडिया परिवार जैसी ठग कंपनियों ने देश के करोड़ों लोगों को जो है लूट लिया है, ठग लिया है, तो एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन मंच बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इसलिए हमने इसको ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार को पिछले वर्ष ही बनाया है, 2021 में। जी। सहारा इंडिया में क्या आपकी भूमिका रही और इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए? नहीं मैडम, मैं सहारा इंडिया के पक्ष में तो खैर कभी नहीं रहा हूँ। मैं तो चूँकि शुरू से ही मुझे लगता रहा कि ये आदमी ठग है, जो सहारा इंडिया परिवार का अभिभावक जिसको कहते हैं सुब्रत राय, मुझे वो शुरू से ही ठग लगा। और वही क्या, मुझे वो हर आदमी ठग लगता है जो भारत माता का बड़ा चित्र पीछे लगा लेता है या तिरंगा हाथ में लगा लेता है और जोर से भारत माता की जय या जो ऐसे नारे लगाता है और उसके पीछे लोगों का शोषण करता है। मुझे मालूम था सहारा इंडिया के नाम पर इन्होंने जो है अपने एम्प्लॉयज़ का शोषण किया, देश के करोड़ों नागरिकों का शोषण किया है, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा है, लूटा है, राष्ट्रभक्ति का झूठा लबादा ओढ़ करके। मैं इसकी खिलाफत बहुत पहले से करता रहा हूँ। 2016 में एक बार मैं स्वामी रामदेव के खिलाफ आंदोलन कर रहा था, तो उसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट थी, चूँकि दोनों मिले हुए हैं आपस में। स्वामी रामदेव ने इसको अपना, इसकी जो घरवाली है स्वप्ना राय, उसको अपनी राखी बहन बना रखा है, उसके राखी बांधती हैं वो। तो तब भी इसका जिक्र आया था, तो मैंने इसको ठग बोल दिया, तो उसको लेकर के काफ़ी बवाल भी मचा था 2016 में। इतना आजकल जितना चल रहा है उतना उस वक्त नहीं हुआ करता था। फिर उसके बाद जब ये बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम हुआ, जिसमें देश के सैनिक फंस गए 2 लाख से ज़्यादा और 1200 सैनिकों ने आत्महत्या की, तो उस मूवमेंट को जब हम चला रहे थे, वो सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा था, चूँकि सरकार उस मामले को दबाना चाह रही थी, सीबीआई इंक्वायरी नहीं कर रही थी। तो उस दौरान कुछ सहारा के विक्टिम भी हमारे पास आए जो सहारा के ठगी पीड़ित थे, और उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई साहब आप जो है सहारा की लड़ाई भी लड़ो। तो फिर हमने सहारा की लड़ाई भी लड़ना आरंभ की और सहारा के खिलाफ हमने कई एफआईआर कराई देश भर में, ठगी की, धोखाधड़ी की। अभी हाल ही में एक उत्तराखंड में बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत एफआईआर हुई है, पिथौरागढ़ कोतवाली में, सहारा के खिलाफ हमने ही करवाई है। राजस्थान के करौली में 2 एफआईआर हुई हैं और बहुत सारी अभी इंक्वायरी चल रही है, दिल्ली में भी फाइल कर रखी हैं। तो तमाम देश के भिन्न भिन्न मतलब शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में हम सहारा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा रहे हैं बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत, जिसे अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 भी कहते हैं। आपने बोला कि आप शुरू से ही जानते थे कि ये ठग हैं सुब्रत रॉय, लेकिन सुब्रत रॉय ने तो शुरू से ही सामाजिक कार्य किए हैं। कई आपदाओं में आकर उन्होंने उन पीड़ितों को सुविधाएं पहुंचाई हैं। कई बार कारगिल युद्ध में जो हुए मतलब उनको भी कई सुविधाएं दी। तो कई ऐसी सामने आई हैं बातें जब उन्होंने सामाजिक कार्य किए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको शुरू से ही पता था कि वो ठग हैं? मैडम देखिए, जो ठग लोग होते हैं ना, या जो ये जमाखोर, मिलावटखोर, मुनाफाखोर टाइप के जो लोग होते हैं, बेईमान किस्म जिनको कहें देहाती भाषा में, कि जो बेईमान होता है, जिसे जनता का और राष्ट्र का शोषण करना होता है, वो कुछ दिखावे के लिए इस तरह के काम करता है कि आपसे अगर 100 रुपये ठग लिए तो उनमें से 20-30 रुपये सामाजिक कार्यों पे, धार्मिक कार्यों पे खर्च कर देगा, ताकि लोगों में उसकी छवि जो है एक अच्छे व्यक्ति की छवि बने
और उस छवि की आड़ में वो अन्य लोगों का भी शोषण कर सके, उनके साथ भी ठगी कर सके। ये टेंडेंसी मानसिकता होती है प्रत्येक ठग की, प्रत्येक बेईमान व्यक्ति की। ऐसा सब करते हैं। तो सहारा ऐसा करता था, मुझे मालूम है 600 करोड़ रुपए उसने उसमें पतंजलि योगपीठ के लिए दान किए थे किसी समय। और पतंजलि वाला क्या करता है, वो भी यही करता है, 30 रुपये के शहद को 300 रुपये में बेचता है। किसान की गाय का शायद दूध भी 40 रुपये लीटर बिकता है हमारी का, और उसकी गाय का मूत्र जो है, पेशाब रामदेव की का, वो 180 रुपये लीटर बिकता है। तो जब जो ठग लोग होते हैं वो इसी तरह का व्यवहार उनका होता है कि वो समाज के, धर्म के और राष्ट्रभक्ति का दिखावा करते हैं, हमेशा राष्ट्रभक्ति की चादर ओढ़े रखते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि सहारा का कभी भी राष्ट्रभक्ति से, लोगों की सेवा से, सेना से कोई मतलब नहीं रहा। मैं आपको उदाहरण दे के बताता हूँ कि उत्तराखंड के एक मोहन राम जी हैं, रिटायर्ड सैनिक हैं। 19 लाख रुपए लगभग उनको पेंशन का, वो ग्रेच्युटी वगैरह जो होती है इनकी, पीएफ वगैरह, वो सारा मिला। और वो उन्होंने इस भारत माता की पोस्टर को देख के और चक्र को देख कर के सहारा इंडिया के उस पर राष्ट्रभक्त समझ कर के सुब्रत राय को, उन्होंने वो पूरा पैसा सहारा इंडिया की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। पिथौरागढ़ से हैं, उत्तराखंड से, मोहन राम जी रिटायर्ड फौजी हैं। और दुर्भाग्य से वो उसमें युद्ध में उनके दोनों पैर भी जो है ख़त्म हो चुके हैं, विकलांग भी हैं। और आज वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं बेचारे। मतलब उनका मुकदमा तक दर्ज नहीं हो रहा, उनके पैसे का भुगतान नहीं हो रहा। 2017 में उनकी मैच्योरिटी हो चुकी थी कंप्लीट, पूरा पैसा एफडी उन्होंने कर दिया था। तो यदि सैनिकों के प्रति कोई सम्मान सुब्रत राय के मन में होता तो वो कम से कम सैनिकों का पैसा नहीं ठगता, उनका पैसा भुगतान कर देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिससे सिद्ध होता है कि जो मैं सोचता था कि ये प्राचीन मतलब खानदानी ठग है, वो सिद्ध होता है कि ये खानदानी ठग ही था। कितनी अनाथ महिलाएं, कितने बच्चे, कितने बूढ़े, कितने रिक्शा चालक, कितने अपंग, कितने ही फौजी और कितने ही शहीदों की विधवाओं का पैसा सहारा इंडिया की भिन्न भिन्न स्कीम्स में जमा हुआ। लेकिन किसी का भी 2012 से लगातार किसी का भी भुगतान उसने नहीं किया, जिससे सिद्ध होता है कि वो ठग है। सर, इतनी बड़ी संख्या में जो जनता है, निवेशक हैं, जो अपना पैसा सहारा में लगा चुके हैं, तो ये कैसे वो ठगी की गई है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का पैसा वहां पर जमा हो गया और उनके साथ ठगी की गई? ऐसी कौन सी नीति वो बना रहे थे? देखिए मैडम, नीति वीति कुछ नहीं है। जो ये ठग होते हैं वो जानते हैं कि हिंदुस्तान का आदमी त्वरित लाभ की लालसा में कुछ भी कर गुजरता है। ये हमारे देश के लोगों की मानसिकता है एक तरह से, चूँकि उन्हें कभी बताया नहीं गया, समझाया नहीं गया कि संयम से काम करना चाहिए, मेहनत से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ 100 में से 99 आदमी जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं। इस चीज़ को सुब्रत राय भी जानता था। सुब्रत राय की जो टीम के लोग थे दूसरे ठग, वो भी सब जानते थे। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, लोगों को ख्वाब दिखाए। अब जिस स्कीम का, उसकी ठग स्कीम्स का प्रमोशन देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने किया। अमिताभ बच्चन ने किया, बहुत सारे खिलाड़ियों ने किया, वो क्या नाम था उसका, कपिल देव ने किया, अक्षय कुमार ने किया, हाँ, धोनी मोनी, ये जितने भी हैं, जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ टाइप के लोग, कई सारे गवर्नर, कई सारे चीफ मिनिस्टर्स, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, सांसद, दुनिया भर के विधायक, जब किसी व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, रोज़ फोटो वायरल हो रहे हैं, उसके पारिवारिक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं, उसकी स्कीम्स को प्रमोट कर रहे हैं, उसके ड्रेस पहन रहे हैं उसी के नाम की जिन पे सहारा इंडिया लिखा हुआ है, तो सामान्य आदमी के मन में ये विश्वास जगा, भरोसा जगा कि यार ये सचमुच जो है अच्छी स्कीम्स होंगी, इनमें हमारा पैसा डूबेगा नहीं, मिल जाएगा। फिर उन्हें बड़े बड़े सेमिनार्स करके आश्वासन दिया गया कि जो है LIC से ज़्यादा आपको लाभांश मिलेगा, और जो बैंक से भी ज़्यादा ब्याज मिलेगा, पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा ब्याज मिलेगा। और कुछ लोगों को दिया भी शुरू में, ताकि उनका भरोसा और बढ़े। और बाद में आज स्थिति ये है, आप देख रहे हैं कि 2012 से सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद उसने अलग अलग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बना ली। उनमें लोगों को वही झांसा दिया, उन्हीं लोगों ने झांसा दिया, उन्हीं सेलिब्रिटीज़ ने उसका प्रचार प्रसार किया। लोग फिर भी फंसते रहे, री इन्वेस्टमेंट होता रहा, कन्वर्जन होता रहा, और आज 12-13 करोड़ लोग जो है नए और फंस गए। 2012 में 3 या 3.5 करोड़ थे, उसकी ठगी के शिकार बने हुए आज 12-13 करोड़ और लोग हैं और परिवार हैं जिनको ठग लिया उसने। तो ये ठगों की टेंडेंसी होती है, इसको लेकर के हमें ज़्यादा हतप्रभ होने की ज़रूरत नहीं है कि साहब इतने बड़े पैमाने पर कैसे ठग लिया। जब देश के इतने बड़े बड़े लोग किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं तो आ ही जाते हैं लोग झांसे में।
आ गई जनता झांसे में। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो संगठन है और आप किस तरीके से आपने सहारा के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किए हैं, अपनी आवाज़ उठाई है उनके खिलाफ, सहारा के खिलाफ कब कब आवाज़ उठाई, और कितने निवेशक जो हैं आपके साथ ही इस आवाज़ में खड़े रहे? मैडम देखिए, कितने निवेशकों की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा निवेशक नहीं है, ये दुर्भाग्य है। यदि निवेशक का 1% हिस्सा भी हमारी आवाज़ के साथ खड़ा हो जाए तो सुब्रत राय सहारा कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, उसको एक दिन में धराशायी किया जा सकता है। चूँकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी शक्ति होता है। चूँकि अभी जनमत पैदा नहीं हो रहा है, आज भी लोगों को ये भरोसा है कि सहारा उनका भुगतान कर देगा। इस तरह के झूठे आश्वासन सब्जबाग दिखाए जा रहे हैं। सरकार सख्ती नहीं कर रही है, सीबीआई जांच नहीं बिठा रही, उसकी पैरोल ख़त्म कराने के लिए कोई प्रयास सरकार नहीं कर रही है, उसको जेल नहीं भेजा जा रहा। इवन जो है उसके खिलाफ जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं होती हैं। हमें 6-6 महीने किसी एफआईआर को उसके खिलाफ दर्ज कराने में लगा है। तो जो सरकार का प्रोटेक्शन है सहारा जैसे लोगों को, और जो प्रशासनिक स्तर पर ढीला हवाली तो है ही ढीला हवाली, वो और सेलिब्रिटीज़ का आज भी प्रचार करना सहारा के पक्ष में, ये जनता को, जनमत को एकजुट नहीं होने दे रहा, जागरूक नहीं होने दे रहा, वास्तविकता से परिचित नहीं होने दे रहा है। जनता ज़्यादा, एक बड़ा हिस्सा निवेशकों का आज भी उनको ऐसा लगता है कि उनका पैसा वापस मिल जाएगा, इसलिए निवेशक हमारे साथ नहीं आ रहे। जिस दिन 1% निवेशक भी जाग गया और इस ठग का विरोध करने लगा, अपना भुगतान मांगने लगा कानून सम्मत तरीकों से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो है कहीं किसी का सर फोड़ें या कुछ और उपद्रव करें, विधि सम्मत तरीकों से भी अगर अपना भुगतान मांगेंगे तो सुब्रत राय और उसकी ठग मंडली जेलों में भी होगी, और जितना भी ठगी पीड़ित परिवार हैं जिनका पैसा डूबा है सहारा इंडिया परिवार की स्कीम्स में, उन सबका पैसा भी मिल जाएगा। और जो सरकार आज उसको प्रोटेक्शन दे रही है वो इस वजह से, चूँकि सरकार को लगता है कि जनता विरोध नहीं कर रही, प्रसन्न है, लेकिन जब जनमत खड़ा हो जाएगा, लोग उसका विरोध करेंगे, तो सरकार का जो वरद हस्त है सुब्रत राय के ऊपर, वो ऑटोमेटिकली सरकार अपना वरद हस्त वापस ले लेगी और यही सरकार उसको जेल के सींचों के पीछे भेज देगी तमाम लोगों को। कहीं ना कहीं जो ये कार्रवाई है ये नहीं हो पा रही है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं निवेशकों की एकजुटता में कमी होना तो नहीं है, क्योंकि अलग अलग बैनर के तले अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। यदि एक साथ एक स्तर पर एकजुट होकर अगर सारे निवेशक आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सुब्रत रॉय के खिलाफ जो कार्रवाई सभी निवेशक मांग कर रहे हैं जिस कार्रवाई की, वो एकदम पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है कि अगर तमाम लोग एकजुट हो जाएं, एकमत हो करके प्रयास करें, कानूनी कार्रवाई करें, तो जल्दी सफलता मिलेगी, जल्दी कार्रवाई होगी, जल्दी से सुब्रत राय जेल में जाएगा और जल्दी से लोगों का भुगतान हो जाएगा। लेकिन चूँकि सुब्रत राय एक देखिए बहुत ताकतवर व्यक्ति है पैसे से और संगठित रूप से भी, वो संगठित गिरोह है एक तरह से, मतलब ये कह सकते हैं हम कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल हैं, संगठित गिरोह हैं। उन्होंने अपने बहुत सारे अपने ही लोग अपने खिलाफ खड़े कर रखे हैं, जो लोगों को ये लगता है कि शायद सुब्रत रॉय के खिलाफ हैं, अलग अलग संगठन बना करके, लेकिन उन बातें निवेशकों के हित की करते हैं वो सदा। जैसे कि उसका चरित्र है कि पीछे भारत माता का चित्र लगा लेता है ताकि लोगों को लगे कि वो भारत भक्त है, राष्ट्रभक्त है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने भारत की मतलब 20 करोड़ से अधिक जनता को तबाह कर दिया, उनकी ज़िंदगी छीन ली। तो उसी तरह के लोग उसने निवेशकों के बीच में भी छोड़े हुए हैं और वो पर्दे पर उसकी खिलाफत करते हैं, लेकिन काम उनके उस काम से फ़ायदा सुब्रत राय को होता है। वो लोगों को जागरूक और संगठित नहीं होने देना चाहते। अन्यथा तो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 है, उसमें 180 कार्य दिवस के अंदर अंदर प्रत्येक आवेदक का पैसा मिलने की गारंटी है, सरकार देगी वो पैसा, और वो सहारा की प्रत्येक स्कीम पर लागू होता है वो कानून। ऐसा नहीं है कि सहारा की कोई स्कीम उस कानून से के दायरे से बाहर है, वो उसके दायरे में आती हैं। लेकिन जो सहारा इंडिया के दलाल हैं सुब्रत रॉय के, या उसके छोड़े हुए जो लोग हैं निवेशकों के बीच में या एजेंटों के बीच में, वो बट्स एक्ट की बात ही नहीं करते, वो कानूनी कार्रवाई की बात ही नहीं करते, वो एफआईआर की बात ही नहीं करते, वो कहीं भुगतान के क्लेम ही फाइल नहीं करते, वो केवल धरना प्रदर्शन और दिखावा करते हैं और लोगों को लगता है कि यार इनके साथ बहुत बड़ी भीड़ है।
और उस भीड़ के झांसे में आकर लोग कानूनी कार्रवाई करने से वंचित हैं, अभी कर ही नहीं रहे। तो जब तक कानूनी कार्रवाई तमाम निवेशक सहारा के खिलाफ नहीं करेंगे, सुब्रत रॉय के और उसकी कंपनीज के, उसकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, तब तक भुगतान असंभव सी बात है। और ये तब करेंगे जब उनको पता हो कानून का लोगों को। तो इसी काम को करने के लिए देश की जनता को, तमाम जनता को, केवल सहारा इंडिया परिवार के विक्टिम्स को ही नहीं, तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों को जागरूक करने के लिए मैं 25 अगस्त से, इसी 25 अगस्त से उत्तराखंड के कोट द्वार से भारत यात्रा आरंभ कर रहा हूं, केवल बट्स एक्ट की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए कि वो बट्स एक्ट को जानें और इसकी कानूनी प्रक्रिया को जानें कि किस तरह से उन्हें अपने भुगतान के दावे फाइल करने हैं और कैसे वो 180 वर्किंग डेज़ के अंदर अपना पैसा ब्याज समेत वापस ले सकते हैं, जुर्माने समेत और खर्चों समेत। इसी के लिए मैं लगातार भारत की यात्रा करूंगा, देश के कोने कोने में जाऊंगा, लोगों को जगाऊंगा, इसके खिलाफ एकजुट करूंगा, संगठित करूंगा। और 2 अक्टूबर को फिर एक बड़ा सत्याग्रह जो है हम गांधी जी की जयंती पर यहाँ पार्लियामेंट पे करेंगे। वैसे तो उम्मीद ये है कि 2 अक्टूबर से पहले पहले सुब्रत रॉय जेल में होंगे, उनके ठग मंडली के तमाम साथी जेल में होंगे, बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो चुकी होगी, लोग अपने भुगतान के दावे फाइल करने लगेंगे। लेकिन इन केस अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं मानती है, इन लोगों को जेल नहीं भेजती, इनके खिलाफ मुकदमे नहीं दर्ज करती है विधिसम्मत तरीकों से, लोगों के भुगतान के दावे स्वीकार नहीं किए जाते हैं, पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है, तो हम 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती पर एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह सेंट्रल, स्टेट और सहारा इंडिया परिवार जैसी तमाम ठग कंपनियों के खिलाफ करेंगे। हाल ही में जो दिल्ली के जंतर मंतर पर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुए अलग अलग बैनर तले, तो क्या आप उसमें समर्थन देने आए थे या आपका समर्थन था उसमें? मैडम, उनसे पहले तो हमने ही इस तिरंगा रैली की आप शायद बात कर रही हैं, उस तिरंगा रैली से पहले हमने 31 जुलाई को संसद पर सत्याग्रह का आयोजन किया था, संसद सत्याग्रह का। तो उसमें सहारा इंडिया परिवार के लोग भी थे, बाइक बोट वाले भी थे, हेलो टैक्सी वाले भी थे, ट्रेंटी मल्टी स्टेट वाले थे, समृद्धा जीवन वाले थे, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव के थे, आपेश्वर, खेतेश्वर, नवजीवन, संजीवनी, JKV, एक टोगो रिटेल मार्केटिंग है उसके लोग थे, कर्म भूमि के थे, कल्पतरु के थे, लगभग मतलब 50 ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के विक्टिम और उनकी ऑर्गेनाइजेशन उस संसद सत्याग्रह में सम्मिलित हुई थी। और हमारी तो एक ही मांग थी सरकार से कि आप बट्स एक्ट 2019 की अनुपालना सुनिश्चित कर दें बस, और सबका भुगतान कर दें। हमारे उस कार्यक्रम को ही फ्लॉप करने के लिए एक तरह से सुब्रत राय सहारा के ही लोगों ने ये जो तिरंगा रैली का आयोजन किया था 5, 6, 7 को हमारे उसके लिए, ताकि लोग 31 जुलाई के संसद सत्याग्रह में हिस्सेदारी ना करें। लेकिन उसके पश्चात बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए और सबने एक स्वर से कहा कि नहीं, ठीक बात है, कानूनी सम्मत तरीकों से काम होना चाहिए। यानी कि जो जंतर मंतर पर जो 5, 6, 7 को जो आए थे जितने भी निवेशक अपनी आवाज़ उठाने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से, और 3-4 दिन वो यहीं पर रुके हुए थे, किस तरीके से रुके हुए थे ये आप सभी भी जानते हैं। तो वो जो अपने आप को निवेशक बता रहे थे, रो रहे थे, पुकार कर रहे थे कि हमारा पैसा हमें वापस दो, तो क्या वो उनकी पुकार असली नहीं थी? नहीं, पुकार तो असली थी, रो तो सब ठीक रहे थे वो, क्योंकि उनमें ज़्यादातर एजेंट थे। और एजेंट की स्थिति आज जो है सांप छछूंदर वाली है देश में, कि वो घर जाता है तो जो निवेशक है जिनका पैसा उन्होंने निवेश करवाया है वो उनको पीटने के लिए घूम रहे हैं लठ ले करके। थाने जाता है तो थाने में पुलिस उनके लिए लठ लेके बैठी हुई है कि आजा पहले तुझे ही बंद करेंगे, तूने ही लोगों का पैसा लगवाया है। सुब्रत रॉय के यहाँ जाते हैं, सुब्रत रॉय मीठी गोली के अलावा उनको कुछ नहीं मिलती वहाँ से, बल्कि कई रीजनल मैनेजर लोग और जो बड़े कार्यकर्ता अधिकारी हैं सारा इंडिया के, वो तो लोगों को यहाँ तक कह रहे हैं कि आप मर जाओ, आत्महत्या कर लो, हम अभी पैसा नहीं दे सकते, एम्बार्गो लगा है। या फिर वो कहते हैं, दबाव बनाते हैं कि आप सेबी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, सेबी में जो उसका 24-25 हज़ार करोड़ रुपए बताता है। तो जो कार्यकर्ता है सहारा का, एजेंट साथी हैं, उनके सामने वास्तव में इस वक्त मतलब बड़ी भयावह स्थिति है। तो जो जंतर मंतर पर साथी रो रहे थे उनका आंसू झूठे नहीं थे, ठीक थे, लेकिन उनको रास्ता नहीं पता कि सुब्रत रॉय के खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। सुब्रत राय कोई कानून से ऊपर नहीं है। सुब्रत राय के खिलाफ हमने रोज मुकदमे दर्ज करवा रहा हूँ मैं, रोज मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे ऑफर मेरे पास भी आते हैं। लोग कहते हैं कि साहब वो धमकाता है लोगों को, मुझे तो कोई धमकी नहीं दी। एक उसने कंप्लेन वगैरह जरूर कोई फाइल करवा दी थी मेरे खिलाफ, FIR वहाँ लखनऊ में,
लेकिन धमकी किसी ने नहीं दी। मैं तो चौड़े में घूमता हूँ, अकेला ही घूमता हूँ, आपके यहाँ भी अकेला ही आया हूँ, निहत्था आया हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो लोग हैं 5, 6, 7 वाले जिनकी बात आप कर रही हैं, तिरंगा वाले, वो सुब्रत राय की तरह ही ढोंगी किस्म के लोग हैं। वास्तव में उनकी नीयत कानूनी कार्रवाई करने की नहीं है सुब्रत राय के खिलाफ, वास्तव में उनकी नीयत लोगों का भुगतान करवाने की नहीं है। अगर ऐसा होती, उनकी नीयत साफ सुथरी होती, तो वो कम से कम जो है किसी कानून की बात करते, बट्स एक्ट की बात करते कि सब इसको सरकार से कहते बट्स एक्ट लागू कीजिए, उसके तहत भुगतान कीजिए। लेकिन उनका मेमोरेंडम मैंने पढ़ा जो उन्होंने राष्ट्रपति जी को दिया, क्योंकि संडे का दिन था, बाकी जगह कहीं दे नहीं सकते थे, राष्ट्रपति की खिड़की खुली होती है, राष्ट्रपति की खिड़की पर वो अपना मेमोरेंडम दे करके चले गए। तो वो मैंने पढ़ा था, उसमें कहीं भी उन्होंने किसी भी कानून की बात नहीं की है, केवल भावनात्मक बातें की हैं। जिस तरह की भावनात्मक बातें सुब्रत रॉय करता है, देशभक्ति की, सेना भक्ति की, कारगिल युद्ध की, आवास देने की, इसकी, अरे देगा कहाँ से? उसका कोई रोड मैप भी तो होगा।